सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। तो बेसिकली आज का ये जो लेक्चर है मेरा जुडिशरी का लास्ट लेक्चर है। मैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत अच्छे से कवर कर चुका हूँ अपने लास्ट के 3 लेक्चर्स में। जिन लोगों ने अब तक वो नहीं देखा है सबसे पहले वो देखो, उसके बाद आप इस लेक्चर में आइए। टाइम न वेस्ट करते हुए हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट होता क्या है, देखो ये सबसे लोअर मोस्ट कोर्ट होता है, ठीक है। और किस किस के अंडर काम करता है, वो काम करता है हाई कोर्ट के अंडर। जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कोर्ट होंगे ना उनको हम बोलेंगे क्या, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट का भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना जानो कि जो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है ये एक लोअर कोर्ट होता है, ठीक है। और ये किसके अंडर काम करता है, ये हाई कोर्ट के अंडर काम करता है। किसके अंडर काम करता है, हाई कोर्ट के अंडर काम करता है। तो हम इस सबऑर्डिनेट कोर्ट को लोअर कोर्ट भी बोलते हैं। आपने मेरे पहले के लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो कैसा है, एक एक 3 टायर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर आता है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर जो हर एक स्टेट का होता है वो है हमारा हाई कोर्ट, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो होता है वो होता है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट। आप ऐसे करके आप इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, ये जो फंक्शन करता है ये किसके अंडर करता है, ये हाई कोर्ट के अंदर करता है। हाई कोर्ट के नीचे जो है ये काम करता है, अपना पूरा का पूरा फंक्शन करता है, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है जो डील करते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट से, तो वो है आर्टिकल नंबर 233 से लेके आर्टिकल नंबर 237 तक। ये पांच आर्टिकल है जो कि हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बताते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, पार्ट 6 के अंडर ये हमारा आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये आपको याद रखना है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो आर्टिकल है वो कौन कौन कहाँ से कहाँ तक डील करते हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अब मैं बात करता हूँ अपॉइंटमेंट के बारे में कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो जज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। बट लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगा हमारा जो भी उस स्टेट का गवर्नर होगा, वो अपॉइंट करेगा। और किससे कंसल्ट करके करेगा, जो भी हाई कोर्ट है वहाँ का, ठीक है, उस स्टेट का हाई कोर्ट ए जज से कंसल्ट करके गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगा, ठीक है। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को, लाइक जज बनने के लिए, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले क्या है कि वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। वो ऐसा ना हो कि वो ऑलरेडी, अगर वो मतलब क्या है, वो उसको क्या है कि अगर वो किसी सर्विस में है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर अपॉइंट हो रहा है तो उस टाइम अपॉइंटमेंट के टाइम पे उसके पास कोई भी गवर्नमेंट की सर्विस नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की जॉब नहीं होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ठीक है। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और प्लीडर फॉर 7 ईयर। देखो वो जो पर्सन है वो 7 साल के लिए या तो कहीं भी किसी भी कोर्ट में एडवोकेट कर रहा हो, एडवोकेट हो, ठीक है, या फिर प्लीडर हो, ठीक है। एक्चुअली एडवोकेट और प्लीडर का काम दोनों का काम होता तो सेम ही है, एक जैसे, ठीक है। बट जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है, एडवोकेट के पास ऑफिशियल डिग्री होती है लॉ की, कि भाई हाँ ये लॉ जानता है, बट प्लीडर के पास ऐसा कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं होती है। जैसे अगर हम लोग बताते हैं, अगर हम लोग इंजीनियर हैं तो हम लोग के पास एक बीटेक की डिग्री होगी दिखाने के लिए कि डेट वी आर इंजीनियर्स। ऐसी एडवोकेट के पास उनकी लॉ की डिग्री होती है कि डेट दे आर एडवोकेट, बट प्लीडर के पास ऐसा नहीं होता। बट बाकी काम दोनों का ही लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है। तो जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के लिए, ठीक है, तो उसको एटलीस्ट 7 साल के लिए या तो एडवोकेट होना चाहिए या फिर प्लीडर होना चाहिए, ठीक है। और ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट। और वो जो भी पर्सन है वो रिकमेंड कौन करेगा, वो रिकमेंड करेगा उस स्टेट का हाई कोर्ट, ठीक है। वो रिकमेंड करके गवर्नर को बताएगा, फिर गवर्नर उसको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट कर लेगा। तो ऐसे जो है वो अपॉइंटमेंट होती है, और कौन करता है, गवर्नर करता है। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बात, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। चले अब हम बात करते हैं जो भी अदर जजेस होते हैं, ठीक है, अदर जज कैसे अपॉइंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अपॉइंट तो करेगा हमारा गवर्नर ही, उस स्टेट का गवर्नर ही अपॉइंट करेगा। बट लेकिन किससे कंसल्ट करके करेगा, जो उस स्टेट की पीसीएस है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, और हाई कोर्ट है, उन दोनों से कंसल्ट करके जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अदर जज हैं उनको क्या करेगा, अपॉइंट करेंगे गवर्नर,
ठीक है। रिकमेंड कौन करेगा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा और हाई कोर्ट करेगा, ये दोनों मिलके जो है वो रिकमेंड करेंगे और फिर बाद में गवर्नर जो है अदर जज को अपॉइंट करेंगे। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जुडिशियल सर्विस है ना, ये भी एक तरीके से 3 टाइप के कोर्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो इसके अंदर 3 टाइप के कोर्ट होता है। एक होता है हमारा सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट सारे सिविल केसेस को डील करता है, जैसे कि लैंड से रिलेटेड अगर कोई केस है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड केस है, इन सब से जो भी सिविल केसेस होते हैं ना, वो सब डील करते हैं किसमें? सिविल कोर्ट जो डील करता है, ठीक है। अगर हम सेकंड जो होता है वो होता है क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट डील करता है जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, जैसे रोबरी हो गया, डकैत हो गया, मर्डर हो गया, ये सब जितने भी केसेस होते हैं वो कौन डील करता है? वो डील करता है आपका क्रिमिनल कोर्ट। अब एक जो थर्ड होता है वो होता है रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट में क्या होता है कि जैसे एक्सिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई केस है, या किसी लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई केस है, ठीक है, ढंग से असेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, जहाँ पे कहीं भी गवर्नमेंट बॉडी आपकी आ जाती है, ठीक है, या किसी लैंड रेवेन्यू को लेके कलेक्शन, उसको कलेक्शन को लेके कोई केस है, तो ये सब केस जो है जहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है और रेवेन्यू से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ आ जाती है, तो ये सब जो केस होते हैं वो कौन देखता है? वो देखता है रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। वो कौन देखता है? वो देखता है हमारा रेवेन्यू कोर्ट। चलिए, अब मैं आपको एक थोड़ा सा आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है, इस पूरे इसका, कि कैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चलता है। तो देखो, ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना, मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग 3 टाइप के कोर्ट होते हैं। एक होता है हमारा सिविल कोर्ट, एक होता है हमारा क्रिमिनल कोर्ट, और एक होता है हमारा रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। मैं आपको बता चुका कि सिविल कोर्ट कौन कौन से केसेस से डील करता है, क्रिमिनल कोर्ट कौन कौन से केसेस से डील करता है, रेवेन्यू कोर्ट कौन कौन से केसेस से डील करता है, ठीक है। अब सिविल कोर्ट के अंदर भी 4 कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात करें से, तो जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, ठीक है, वो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर सिविल केसेस को डील कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। और अगर वो क्रिमिनल केसेस को डील कर रहा है तब उसको बोलते हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कोर्ट एक ही है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही, बट अगर वो सिविल केस को डील कर रहा है तब उस कोर्ट को बोलेंगे क्या? डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। और अगर वो क्रिमिनल केस को डील कर रहा है तो उस कोर्ट को बोलेंगे हम क्या? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, ठीक है। अगर अभी हम सिविल कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। सेकंड नंबर पे आता है सब जज कोर्ट, ठीक है। सब जज कोर्ट जो है वो काम करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे, ठीक है। उसके नीचे आता है आपका मुंसिफ कोर्ट, ये सब जज कोर्ट के अंडर काम करता है। और मुंसिफ कोर्ट से सबसे नीचे आता है स्मॉल कोर्ट, ठीक है। अब इन सब के बारे में आगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। हम क्रिमिनल केस के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। फिर उससे नीचे जो होता है वो होता है हमारा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना, वो केसेस को सुनता है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस को सुनता है। तो अब इसको जो डिवाइड कर दिया गया है ना, वो ऐसे कर दिया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास अकॉर्डिंग टू द मनी से रिलेटेड और पनिशमेंट से रिलेटेड इसको अलग अलग चीज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि केसेस तो बहुत सारे होते हैं। अगर एक ही कोर्ट रखते तो क्या होता कि बहुत ज्यादा लोड आ जाता, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि 3 कोर्ट में इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट और केसेस के हिसाब से, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब जो होता है एक आता है रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। अब रेवेन्यू कोर्ट के अंदर भी 4 कोर्ट होते हैं। जो सबसे बड़ा सबसे ऊपर होता है वो होता है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि काम करता है हाई कोर्ट के अंडर। किसके अंडर काम करता है ये? हाई कोर्ट के अंदर काम करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। फिर उससे इसके नीचे जो काम करता है वो होता है कमिश्नर कोर्ट, ठीक है। क्या होता है? कमिश्नर कोर्ट। जो थर्ड नंबर पे है, जो कमिश्नर कोर्ट से नीचे जो काम करेगा वो है हमारा क्या? कलेक्टर कोर्ट। और कलेक्टर कोर्ट से नीचे जो काम करता है वो होता है हमारा तहसीलदार कोर्ट, जिसका पूरा काम ही कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होता है, ठीक है। हम इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होता है। मैंने आपको बताया कि ये हाईएस्ट कोर्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, जो कि डील करता है किसको? क्रिमिनल केसेस को और एज वेल एज सिविल केसेस को। जब ये क्रिमिनल केसेस को डील करता है तब इसको हम सेशन जज कोर्ट बोलते हैं, और जब ये सिविल केसेस को डील करता है तब इसको डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी जजमेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट देता है, ठीक है, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो चाहे वो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड हो, ठीक है, लोग उसको अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट
जज कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट कोई भी डिसीजन लेता है, और अगर कोई भी जो भी विक्टिम है वो खुश नहीं है, उसको लग रहा है उसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, तो वो अपील कर सकता है कहाँ पे, हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होता है ना, ये केस मेनली जो केसेस जो डील करता है ना, वो करता है जिसमें जो मनी होती है वो 5,000 से जो ज़्यादा मनी जो होती है ना, मेनली बेसिकली उसी केसेस को जो है वो डील करता है। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है जो 5,000 से ऊपर के केसेस होते हैं उनको जो है वो डील करता है, ठीक है। चलिए, अब जो सेकंड होता है वो सेकंड जब जज कोर्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, सब जज कोर्ट होता है, इसको हम सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। और ये डील करता है केसेस जिसमें पैसा 5,000 से कम हो, या फिर हम बोल सकते हैं 2,000 से 5,000 तक रुपए की राशि के जो केसेस होते हैं वो डील करते हैं किसमें, सब जज कोर्ट में। अब हम बात करते हैं मुंसिफ कोर्ट की। अब मुंसिफ कोर्ट किसके अंडर काम करता है, सब जज कोर्ट के अंडर काम करता है। जो भी पैसा 2,000 से कम का केस होगा, ठीक है, सिविल केस जो होगा, जो भी 2,000 कम रुपए से कम का होगा, वो डील करेगा क्या, मुंसिफ कोर्ट। कौन करता है, मुंसिफ कोर्ट करता है। उसके नीचे जो होता है वो होता है हमारा स्मॉल कोर्ट, ठीक है। और इसमें जो जज होते हैं वो एकदम जूनियर मोस्ट जज होते हैं जो कि हेड करते हैं इस स्मॉल कोर्ट को, ठीक है। और ये जो डील करते हैं ना केसेस जिसमें बहुत ही नॉमिनल मनी वैल्यू होता है, जिसका बहुत ही कम वैल्यू होता है, कि मतलब ठीक है बटुआ चोरी कर लिया, 100 रुपये मेरा नहीं दे रहा, या फिर कुछ इस टाइप से कुछ पैसा हो गया ना, बहुत कम मिनिमम नॉमिनल मनी वैल्यू के जो केसेस होते हैं वो स्मॉल कोर्ट डील करता है, ठीक है। और इसके लिए कोई अपील नहीं होती, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस चीज़ के लिए अपील नहीं होती, नो अपील अगेंस्ट देयर डिसीजन। अगर जो भी स्मॉल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया डेट इज फाइनल डिसीजन, ठीक है। अब ऐसे क्यों रखा गया, देखो अगर इन 100 रुपए के लिए भी अपील करेंगे तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ को हटाने के लिए ही ऐसा किया है। हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, ठीक है। अब क्रिमिनल कोर्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि रोबरी, डकैत, मर्डर से रिलेटेड जो केस होते हैं, क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो डील करते हैं क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेशन कोर्ट बोला जाता है जब ये क्रिमिनल मैटर में कोई भी जुरिडिक्शन देता है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, अब ये बेसिकली ये भी 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होता है, मैंने बताया हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट है ना, यही वर्क करता है एज अ सेशन कोर्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये जो सेशन कोर्ट है ना, जो सेशन जज होगा, ठीक है, वो एक डेथ सेंटेंस जो है वो अवॉर्ड कर सकता है, मतलब कि वो किसी को सज़ा सुना सकता है कि मतलब उसको फांसी की सज़ा या कोई भी डेथ सेंटेंस वो सुना सकता है, ठीक है। बट लेकिन वो हाई कोर्ट से कंफर्म करने के बाद ही सुनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट एक डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट दे सकता है अगर उसने कोई भी ऐसा जुर्म किया है उससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो बट अगर वो सुना सकता है, बट उसको उससे पहले कंफर्म करना पड़ेगा किससे, उस स्टेट की हाई कोर्ट से। चलिए, हम बात करते हैं कोर्ट, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कम अंडर द सेशन कोर्ट। अब ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास का, ये किसके अंडर आता है, सेशन कोर्ट के अंडर आता है। दीज मजिस्ट्रेट हेयर एंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सेकंड एंड द थर्ड मजिस्ट्रेट। अब जो सेकंड और थर्ड क्लास के जुडिशियल कोर्ट है मजिस्ट्रेट का, ठीक है, उन सब की अपील, अगर उनका डिसीजन से कोई भी विक्टिम खुश नहीं है तो उनका अपील कौन सुनेगा, फर्स्ट क्लास वाला सुनेगा। मतलब ये सेकंड का और थर्ड क्लास का जो भी अपील होगा ये कौन सुनेगा, फर्स्ट क्लास वाला सुनेगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमम क्या कर सकता है कि ये कोर्ट मैक्सिमम इम्पोज कर सकता है 1,000 रुपए तक का फाइन और या फिर 2 साल की सजा, ये दोनों कर सकता है ये, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। अगर हम सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये क्या करता है, ये या तो फाइन लगाएगा 200 रुपए का या फिर 6 महीने की जेल पहुंचाएगा, ठीक है। मतलब ये वो सजा दे सकता है, दिस इज द मैक्सिमम पनिशमेंट जो आपका मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का दे सकता है, या फिर दोनों चीज, ठीक है। और जो थर्ड क्लास का मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, तो 50 रुपए का फाइन लगाएगा या फिर 1 महीने से कम की सजा देगा, ठीक है, या फिर दोनों देगा। तो ये पनिशमेंट है जो ये कोर्ट जो देते हैं, और उन पनिशमेंट के हिसाब से या उन केसेस के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के केसेस कौन सुनेगा, फर्स्ट क्लास वाला सुनेगा। और फर्स्ट क्लास का केस को अपील अगर करेंगे तो कौन सुनेगा, तो डिस्ट्रिक्ट सेशन
कोर्ट सुनेगा और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का अपील कौन सुनेगा, हाई कोर्ट सुनेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए हम बात करते हैं रेवेन्यू कोर्ट के बारे में। ठीक है, अब रेवेन्यू कोर्ट भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब बेसिकली इसके भी 4 कोर्ट होते हैं। सबसे पहला जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है ना, उसको बोलते हैं द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये एक हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, और ये डायरेक्टली वर्क करता है अंडर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंडर ही काम करता है ये द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, चले जो सेकंड कोर्ट होता है वो होता है कमिश्नर कोर्ट। अब जो कमिश्नर होता है उसके अंदर जनरली 3 से 4 डिप्टी कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो जो कमिश्नर कोर्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो असिस्मेंट करता है और कलेक्ट करता है रेवेन्यू को। बेसिकली जो कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदार है वो तीनों काम तो एक ही चीज करते हैं। ठीक है, वो अब जैसे कमिश्नर होगा, अब वो हेड में है तो वो क्या, वो असिस्मेंट करेगा। कलेक्शन का काम किसका होगा, वो तहसीलदार कोर्ट का होगा। ठीक है, तो तहसीलदार कोर्ट जो है वो क्या करता है, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, प्रॉपर्टी टैक्स को जो है वो कलेक्ट करता है, रेवेन्यू और प्रॉपर्टी टैक्स को जो है वो कलेक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं कलेक्टर कोर्ट की बात करूं तो ये एक डिप्टी कमिश्नर होता है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर ही कलेक्टर होता है और ये हेल्प करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बिसाइड डिस्चार्जिंग इट्स ओरिजिनल ड्यूटी एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब क्या, एक जो कलेक्टर होता है वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, तो अब क्या होता है कि उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करना ही है, तो वो अपना वो काम भी करता है, साथ में हेल्प भी करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको लेके। ठीक है, और तहसीलदार कोर्ट मैंने बता दिया कि ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स। सो गाइज आपको इस चीज़ में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में मैंने जितना पढ़ा है ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट से, बट पढ़ना था। और क्योंकि लिखने के लिए आता है कभी कभी क्वेश्चन, कभी लिखना हो या कहीं पे लिखना हो, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और गाइज आप मेरे साथ जल्दी जल्दी मत करिए, क्योंकि मेरे पास भी यार एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई प्राइम जॉब। ठीक है, और ये इसके लिए एक मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, एक सेकंड प्रेफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी खुद की लाइफ है, मेरा खुद का सब कुछ है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा रहता है, हर चीज़ करना होता है, तो डेट्स वाई। तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी मत करिए, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, आप सीरियसली आपको विश्वास नहीं होगा, मैं तुरंत लेक्चर बनाता हूँ आपके लिए, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। ठीक है, और मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, बट जितना भी मिलता है मैं आपके लिए लगाता हूँ। सो गाइज प्लीज़ आप जल्दी जल्दी मत करिए, मैं एक अच्छी सी क्वालिटी सी एजुकेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, एक बहुत अच्छे से लेक्चर्स बनाना चाहता हूँ कि अगर मैंने बना दिए और उसको बस टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा कि जो भी लोग आएंगे और उसको देखेंगे और उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक किया करो। मैं देखता हूँ मेरे वीडियोज़ में व्यूज़ तो काफ़ी होते हैं बट लेकिन लाइक्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, और मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल भी ग्रो करे, और शायद एक दिन आएगा जब मेरा चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस आएंगे, तो मैं भी अपना सब कुछ छोड़ के इसको अपना एज अ प्राइमरी जॉब बना लूँगा। ठीक है, बना सकता हूँ ऐसा, एक बार मैंने ऐसा सोचा था, बट अभी उसके लिए टाइम है। मेरे को भी थोड़ा सा कुछ अपने काम करने हैं, एक बार वो हो जाएगा तो मैं यूट्यूब के लिए परमानेंटली आ जाऊँगा और आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूँगा। जो मेरा एक विज़न है मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, एक मेरा जो ड्रीम है मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, और वो ड्रीम मैं आप लोगों को सबको बता चुका हूँ। ठीक है, कि मैं क्या करना चाहता हूँ और ये चैनल मैंने स्टार्ट क्यों किया था। सो गाइस प्लीज़ शेयर करो जितना आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो करता है और थोड़े से ज़्यादा लोग और आते हैं तो मैं ये चीज़ सोच सकता हूँ। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।